लेट्स कंटिन्यू विथ लाइन्स एंड एंगल्स। अब हमने पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल आती है तो आपको पता है कि 8 एंगल्स बनते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये आपकी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ है ना। ये सब आपको समझ में आ गया। हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल 5th नहीं किया था, उसके अलावा 6 भी कर लिया था। तो लेट्स कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल 5th। तो एग्जाम्पल 5th में बेटा बोल क्या रहा है? डायग्राम एग्जाम में दिया हो ज़रूरी नहीं है, बिना डायग्राम के बिना फिगर के भी आपको क्वेश्चन का फिगर अपने आप बनाना आना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, यदि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है 2 लाइन को, लाइन है पैरेलल दी नहीं है, क्या बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है 2 लाइन में। तो ये मैंने 2 लाइन बनाई, एक ट्रांसवर्सल बना दी, ठीक है। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, कि कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनते हैं उसके बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं। देन प्रूव दैट द 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन जो हैं ये भी पैरेलल हैं। तो हमें क्या गिवन है कि इनके बाइसेक्टर्स, तो यदि मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर ले लिया और इस एंगल का भी बाइसेक्टर ले लिया तो ये आपस में क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, बात समझ में आई? यदि हम इस लाइन को बोल दें एल एम एंड ये लाइन को हमने नाम दे दिया एन, तो हमें प्रूव करना है कि एल एम के पैरेलल है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो लाइंस पैरेलल है, और कंडीशन क्या दी है कि ये एंगल के बाइसेक्टर्स आपस में इक्वल है। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसके बाइसेक्टर आपस में इक्वल है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं दिए। ये बोला है कि इसका बाइसेक्टर इसका बाइसेक्टर आपस में इक्वल है। अब आप ये प्रूव कर दो कि एल और एम पैरेलल है। क्वेश्चन समझ में आया? ये इस तरह के क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहा क्या गया है। यदि आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो फिर क्वेश्चन बहुत ईजी है। इट्स वेरी सिंपल, बट द थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इसलिए मैं उस पर एम्फेसिस कर रही हूँ। बिना डायग्राम के भी आता है, डायग्राम दिया है तब तो आसान हो गया, डायग्राम नहीं दिया है तो आपको सोचना पड़ेगा कि बनाना क्या है। तो पैरेलल, आपको जब लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो हम लाइंस पैरेलल ही ड्रॉ करेंगे। हम ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ कर देंगे कि हमने ऐसी लाइन बना दी, ये ट्रांसवर्सल, दे आर नॉट पैरेलल, दे विल इंटरसेक्ट। यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल, एंड नाउ वी नीड टू प्रूव दैट द लाइन्स आर पैरेलल। पर आपको पता है लाइन आगे प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि हमें बोला है कि लाइन पैरेलल प्रूव करना है, तो जो प्रूफ पैरेलल होगी वो लाइन पहले ही पैरेलल ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो ये हमने डायग्राम बनाया और ये आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है, ठीक। तो इन्होंने उसको पी क्यू बोल दिया है कि लाइन पी क्यू और आर एस है, और इसके ऊपर ए बी सी डी वाली जो है ए डी वो ट्रांसवर्सल है। अब ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसका बाइसेक्टर इसका बाइसेक्टर, तो ये इन्होंने बाइसेक्टर के लिए सिंगल लाइन, यहाँ पर डबल लाइन शो कर दी। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल if a transversal intersect 2 lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel। ये जो बाइसेक्टर है ये इक्वल नहीं है, पैरेलल है, सॉरी। हाँ, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये एंगल x है, ये x है, और ये मैंने मान लिया कि ये y है, y है। पर हमें क्या बोला है कि जो बाइसेक्टर है ये आपस में पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सबसे पहले वही गिवन। तो गिवन क्या हो गया आपका यहाँ पर? BE एंड CG, BE एंड CG आर बाइसेक्टर्स ऑफ corresponding angles। और हमें क्या दे रखा है कि BE एंड CG आर पैरेलल, BE पैरेलल है CG के। एंड व्हाट यू नीड टू प्रूव, टू प्रूव में हमारा क्या है? हम प्रूव करना चाहते हैं कि PQ पैरेलल है RS के, PQ इज पैरेलल टू RS। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू प्रूव कि PQ और RS पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे नहीं तो लिखेंगे नहीं। तो हम डायरेक्टली अब इसके बाद किस पे आ जाएंगे? प्रूफ, है ना। इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। तो
नीचे इसके आएगा प्रूफ। अब प्रूफ में आप क्या लोगे कि भाई ये एंगल, ये बाइसेक्टर्स हैं, मतलब एंगल ए बी ई और एंगल क्यू बी ई इक्वल हैं। हाँ, हम इनको नाम दे दें एक्स एक्स और इसको वाई वाई, तो ज़्यादा आसान हो जाता है कि भाई ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये लाइन पैरेलल है, बी ई और सी जी पैरेलल है। हमें क्या बोल रहा है कि बी ई सी जी के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, एक्स और वाई आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन पे। तो ये एक्स और वाई इक्वल हो गए, तो यदि दो एंगल इक्वल हैं तो उनका डबल भी क्या होगा, इक्वल। तो हम इसका डबल कर दें तो 2x इक्वल टू 2y, बट 2x कौन सा एंगल है, 2x आपका एंगल ए बी क्यू है, और 2y कौन सा एंगल है, एंगल बी सी एस है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब इन लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स हैं तो लाइन पैरेलल है। कंसेप्ट क्लियर। नाउ लेट्स राइट डाउन द थिंग्स। ये हमारा हो गया प्रूफ। अब हम लिखेंगे प्रूफ में फर्स्ट एंगल ए बी ई इक्वल टू, आप कोई सा भी ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, लाइन कौन सी पैरेलल है कि आपकी बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी, बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी and ABC is transversal. Therefore angle ABE equal to angle BCG, इसलिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है। रीज़न क्या हो गया, अब यहाँ पर रीज़न लिखना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हमने पैरेलल लाइन बताई, उस एंगल कौन से इक्वल है वो लिखा, और रीज़न लिखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल है। अब ये एंगल इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका डबल कर दें। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स वाई। हमने क्या प्रूव किया, एक्स इक्वल टू वाई, तो दोनों का डबल करेंगे तो इक्वल होगा। ये आपको पता है, यूक्लिड का एक्सियोम मैंने बताया था, 10 10 इक्वल है, डबल कर दिया दोनों का तो 20 20 भी इक्वल है, उसका डबल कर दिया 40 40 इक्वल है, वैसी बात है। तो 2x इक्वल टू 2y होगा। इसका कोई रीज़न नहीं लिखना होता बेटा, इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल देयर डबल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब हम क्या लिखेंगे, 2x और 2y इक्वल है, या आप इसको यदि एक्स वाई में ना लिखना चाहो तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, 2 टाइम्स एंगल ए बी ई इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी सी जी। पर 2 टाइम्स एंगल ए बी ई क्या होगा, एंगल ए बी क्यू। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल क्यू बी सी एस। दिस इज इक्वल टू एंगल बी सी एस, जी नहीं एस। ये लिख सकते हैं हम कि ये वाला एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल है। फिर हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस बाय corresponding angle axiom, corresponding angle axiom, कि यदि corresponding एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स आता है, हैंस प्रूव्ड। या आपको यदि ऐसा वो लगे तो आप ये लिख सकते हो कि ये एंगल इसके इक्वल है, बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा लिख सकते हो। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है, यू कैन चेक इट देयर। तो ये आपका एग्जाम्पल 5th कंप्लीट। अब हमारा एक्सरसाइज पे हमको जंप करना है, क्योंकि एग्जाम्पल 6 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब इसमें एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x और y की वैल्यू निकालो, y यहाँ पर है, x यहाँ पर है। आपको क्या दिख रहा है, 2 लाइन है ए बी और सी डी और एक ट्रांसवर्सल जा रही है। यहाँ पर एक एंगल 50 डिग्री लिखा है, यहाँ पर एक एंगल 130 लिखा है, और हमको क्या बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। लाइन पैरेलल प्रूव करना है, मतलब या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाए, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ जाए। 3 में से कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूव हो जाए। हाँ,
तीन में से एक प्रॉपर्टी प्रूव हो जाए तो आपकी लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तीनों नहीं करना है, वन ऑफ देम इज रिक्वायर्ड, वन ऑफ देम इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज सफिशिएंट टू प्रूव कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक, तो अब हम क्या करें, अभी आपको डायग्राम तो समझ में आ गया। और जब लाइंस पैरेलल प्रूव करनी होती है तो हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लीनियर पेयर, है ना, ये लेते हैं जब लाइन पैरेलल नहीं दी है। जब लाइन पैरेलल दी है तो जो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री, उनमें से कोई यूज़ होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना। तो अभी बेटा यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ आपको ये चीज़ दिख रही है कि ये एंगल 50 है और ये x है एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ रे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x + 50 = 180, x + 50 = 180। रीज़न क्या हुआ, लीनियर पेयर। हाँ, रीज़न हो गया लीनियर पेयर। ठीक, तो इससे x की वैल्यू क्या हो गई, 180 - 50, 50 उधर गया माइनस हो गया, 180 में से 50 माइनस किया, क्या आ गया 130। तो दिस इम्प्लाइज x = 130 डिग्री। तो आपका एक एंगल तो आ गया कि 130 है। तो हमारी x की वैल्यू आ गई कि x तो 130 है, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 130। अब हम ये दोनों, अब देखो आप ये भी देख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्या बना रहे हैं, व्हाट दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि आप पहले y की वैल्यू निकालने पे फोकस करो। तो y की वैल्यू निकालना है तो ये लाइंस ऐसे क्रॉस हो रही है, तो ये क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप क्या लिख सकते हो, y = 130 डिग्री। रीजन डायरेक्टली क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y की वैल्यू 130 हो गई। हाँ, अभी यदि आपको कॉरस्पॉन्डिंग वाला अच्छा लगा तो आप कॉरस्पॉन्डिंग से लिख दो कि इसकी वैल्यू भी 130 आ गई है। पर आप ऐसे देखो तो ये x, ये y, 130 130, दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, ए लग रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगाना चाहो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगा दो तो भी लाइन पैरेलल है। हाँ, आप तीनों लगा सकते हो प्रॉपर्टी, जो आपकी मर्जी। आपको यदि को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री करना है तो आप ये 50 है तो ये 50 है, इस इधर लीनियर पेयर लगाते ये 50 आ जाता, या इधर लगाते तो 130 + 50 180, तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो भी लाइन पैरेलल, है ना। तीनों ऑप्शंस ओपन है बट आपको एक ही लगाना है, तीनों नहीं लिखना है। वन ऑफ देम हैज़ टू बी सिलेक्टेड। तो ज़्यादा इजी क्या है कि हमने पहले x निकाला, y निकाला, अब हम क्या लिख दें, x = y, सिंस x = y = 130, सो बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कन्वर्स ऑफ AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियोम, AB इज पैरेलल टू CD, या हम क्या लिख सकते हैं कि x y 130। यदि आपको बाय कन्वर्स ऑफ ये नहीं लिखना है तो इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, बट दे फॉर्म पेयर ऑफ alternate interior angles, alternate interior angles, so pair of alternate interior angles which are equal, so AB is parallel to CD। खत्म क्वेश्चन, है ना। जैसा लिखना हो वैसा लिख सकते हो, बस मतलब सारी बातों का क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या प्रूफ करने का कहा गया था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इन फिगर इफ़ AB इज़ पैरेलल टू CD, क्या बोल रहा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और जो CD है वो EF के पैरेलल है। ये जो CD है वो EF के पैरेलल है। तो आपको क्या पता है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन, एक लाइन ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल हो गई, लिखना पड़ेगा। तो तीनों लाइन पैरेलल हो गई, ये तो पता चल गया। और आपको क्या बोला है साथ में उन्होंने कि YZ का रेशो 3:7 है, Y यहाँ है, Z यहाँ है, इनका रेशो 3:7 है। X की वैल्यू निकालो, निकालना X है, हाँ, पर बिना YZ निकाले X तो निकलेगा नहीं, तो निकालना तीनों ही है, ठीक है। तो अब एक बात और,
यहाँ रेशो दिया है, रेशो दिया है तो जनरली हम उसका फैक्टर क्या ले लेते हैं, x की y को हम ले लेंगे 3x, z को हम ले लेंगे 7x। तो यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x है, तो कॉमन फैक्टर x मत लो, x के अलावा k ले लो, m ले लो, a ले लो, x y z 3 अल्फ़ाबेट छोड़ दो, है ना। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, कोई भी बाकी 23 में से कुछ भी ले लो, पर ये 3 छोड़ दो क्योंकि आप x लोगे तो वो x अलग आएगा, इस x की वैल्यू अलग आएगी, देयर विल बी कन्फ्यूज़न। सो डोंट कीप एनी स्कोप ऑफ कन्फ्यूज़न, जस्ट क्लियर एवरीथिंग। तो हम यहाँ पर x नहीं लेंगे, अभी हम रेशो से कर रहे हैं तो हम उसको x की बजाय कुछ भी ले लें, m ले लें, k ले लें। तो अब हमारा गिवन क्या है, AB इज़ पैरेलल टू CD एंड CD इज़ पैरेलल टू EF। तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज AB इज़ पैरेलल टू CD इज़ पैरेलल टू EF एज लाइन्स पैरेलल। पैरेलल के लिए हम ऐसा लगा सकते हैं, पूरा पैरेलल भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये बात हमने यहीं लिख दी कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। और हमें क्या दे रखा है, y और z का रेशो है 3:7। फिर हमें क्या बोला है, फाइंड करो। क्या फाइंड करो, टू फाइंड x। फिर ये सॉल्यूशन होगा, यहाँ प्रूफ नहीं करना है बेटा, प्रूफ नहीं है, प्रूफ दैट नहीं है, तो हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में आपका क्या हो गया कि ये जो है, अब आप देखो, अब आप इसको कई तरह से कर सकते हो। ये वाली लाइन पे यदि हम फोकस करें, डिपेंड्स विच लाइन्स वी आर लुकिंग इनटू, ये AB और ये आपस में पैरेलल है, ये x है और ये z है, ये क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग अ z। तो x की वैल्यू z के इक्वल हुई, रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम एक तरह हमारा ये क्या है कि हम लिख सकते हैं AB इज़ पैरेलल टू EF एंड ये लाइन जो है इसको वो कुछ नाम दे दें, L इज़ पैरेलल, L इज़ ट्रांसवर्सल। डायग्राम में लिखना पड़ेगा आपको, हाँ। सो x इक्वल टू z, रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि आपके स्कूल में पूरा लिखना पड़ता है तो पूरा लिखो, नहीं तो शॉर्ट में मैंने उसको AIA लिख दिया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो x और z आपस में इक्वल हो गए। ठीक, हमारा एक रिलेशन आ गया। अब हम देखें कि ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल है, x एंड y। तो इन और ये क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। तो x प्लस वाई क्या होगा, 180। तो हम क्या लिख देना हो, x प्लस वाई इक्वल टू 180। पर इसके पहले क्या लिखे, AB इज़ पैरेलल टू CD, AB is parallel to CD and L is transversal. So x plus y equal to 180। पर x आपका z के इक्वल है, x की जगह z लिख सकते हो। x प्लस वाई 180, रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर लिखना पड़ेगा को इंटीरियर एंगल्स। हाँ, आर सप्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं होती, इन दोनों का सम 180, मतलब हमने उनको सप्लीमेंट्री ले लिया है। तो x प्लस वाई 180 हो गया, बट x किसके इक्वल है, x तो z के इक्वल है। तो आप चाहे तो इसको फर्स्ट दे दें, इसको सेकंड दे दें, तो फ्रॉम 1 and 2 यू गेट y z प्लस वाई इक्वल टू 180। z और y का सम कितना हो गया, 180। पर हमें YZ का रेशो क्या दिया है, 3:7। तो हम यहाँ अज्यूम कर लें, लेट द कॉमन फैक्टर बी m। तो y इक्वल टू 3m एंड z इक्वल टू 7m। ठीक है, y हो गया 3m, z हो गया 7m। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 7m प्लस 3m इक्वल टू 180। तो 10m इक्वल टू 180। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 180/10 मतलब 18 डिग्री। m 18 है, हमको क्या पूछा था, हमसे ना y पूछा ना z पूछा, हमसे x पूछा है। तो x तो z के इक्वल है और z इज़ 7m। तो दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू x इक्वल टू 7m इक्वल टू 7 इंटू 18 एंड 18 से बनता कितना होता है, 126। सो दिस इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके एक बार लिख दो कि x इक्वल टू 126 डिग्री। खत्म। y निकालना होता तो y क्या होता, 3m।
तो 18 3 ज़ा 54, तो एक हो गया 54, एक हो गया 126, है ना। तो हमारा जो पूछा है हम वही निकालेंगे, अब हम y क्यों निकालें, हमसे पूछा ही नहीं है। ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में आपको क्या गिवन है, इन फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी के एंड एफ ई इज परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला है, मतलब एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। इस ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी 126। जी ई डी ये पूरा एंगल कितना है, दिस इज 126 डिग्री। और क्या बोला है, फाइंड एंगल ए जी ई। हाँ मैं सबके नाम लिख देती हूँ, ए जी ई को मैंने बोल दिया एक्स, जी एफ को बोल दिया वाई और एफ जी ई को बोल दिया जेड। तो क्या होता है, काम आसान हो जाता है, बजाय एज और एफ जी ई ऐसे सब सोचने की बजाय हम उसको एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कोई भी छोटा सा नाम दे दें तो ढूंढना आसान हो जाता है। बस एक बार डायग्राम में देख लो, ए जी ई मतलब ये वाला एंगल, तो ये आपका एक्स हो गया। फिर जी ई एफ दिस पोर्शन, दिस इज़ योर वाई एंड एफ जी ई दिस इज़ योर जेड। तो आपको आसान लग रहा है कि क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। ये पता चल गया कि एक्स वाई जेड हमको कैलकुलेट करने हैं। तो अब क्या करें, लॉजिक लगाएं, हमको पता है सारी प्रॉपर्टीज़, हाँ, कि ये लाइंस पैरेलल हैं। हमको क्या गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू, और ये 2 नंबर में आए तो मत लिखो गिवन टू प्रूव वगैरह, 3 to 4 मार्क्स में आए तो लिखो, है ना, डिपेंड्स क्वेश्चन क्या है उस हिसाब से सॉल्यूशन होता है। टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड समथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव समथिंग, वी आर गोइंग टू फाइंड एंगल ए जी ई इक्वल टू एक्स, एंगल जी ई एफ इक्वल टू वाई एंड एंगल एफ जी ई इक्वल टू जेड। हमको ये 3 एंगल कैलकुलेट करने हैं और इसके साथ हमको क्या करना है कि ये रीजंस लिखने पड़ेंगे सारे। ठीक है, हमको ये 3 एंगल निकालना ही हमको समझ में आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक, और बेटा डायग्राम बनाना ज़रूरी है, बिना डायग्राम के पता ही नहीं चलेगा। यदि आपने डायग्राम पे एक्स वाई जेड शो नहीं किया और यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखने लगे, टीचर को कैसे पता चलेगा आपने किसको एक्स किसको वाई, या तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है इस तरह से करो, या डायग्राम पे शो कर दो। ठीक, डायग्राम तो बनाना ही पड़ता है बेटा। तो अब आप क्या करें, देखो अब आपके पास सबसे पहले सबसे आसान निकालना क्या दिख रहा है कि y निकालना सबसे आसान है। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन y है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये पूरा 126 है। तो ये परपेंडिकुलर ऑन सी डी का मतलब क्या हुआ कि एंगल एफ ई डी क्या हो गया 90 डिग्री। ये बात तो समझ में आती है ना कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल 90 है। तो क्या पता चल रहा है, y प्लस 90 इज़ 126। हाँ, और x निकालना भी बड़ा आसान है। x निकालने के लिए क्या करना है, देखो ये x है और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये पूरा एंगल 126 है। तो सबसे पहले x ही निकाल लो कि x क्या हो गया 126 ही हो गया। क्यों, क्योंकि वो क्या है, लाइन्स आर पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज़ ट्रांसवर्सल, जी ई इज़ ट्रांसवर्सल। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 126 डिग्री, या ज़्यादा अच्छे से लिखें तो क्या होगा, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ए जी ई डी के इक्वल है और जी ई डी 126 है, तो ए जी भी क्या हो गया 126। तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू 126। इसको हाईलाइट कर दिया आपने, एक आप पार्ट आपका आ गया। सेकेंड पार्ट, अब हम y पे जाएं तो y में हमको क्या नज़र आ रहा है कि y प्लस 90 इक्वल टू 126। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल का नाम क्या है, एंगल जी ई डी। एंगल जी ई डी किन 2 एंगल से बना है, इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी।
दिस कैन बी रिटन एज एंगल GEF प्लस एंगल FED। पर GED की वैल्यू 126 है, GEF को हमने y बोला है, ये प्लस नहीं आएगा यहाँ, इक्वल टू आएगा, इक्वल टू y प्लस इसकी वैल्यू हमने लिखी हुई है 90। तो y की वैल्यू क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 126 माइनस 90, डायरेक्ट माइनस करके आप लिख सकते हो 36। तो y की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। ये आपका सेकेंड काम हो गया, सेकेंड पार्ट डन हो गया, इसको हाईलाइट कर दिया। अब क्या बचा आपका, x आ गया, y आ गया, यू आर लेफ्ट विथ z, ये z। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि x प्लस जेड इक्वल टू 180, आंसर सेम आएगा पर लाइंस पैरेलल है। तो हम x प्लस जेड 180 लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, z प्लस GED 180। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180 है। ये ज़्यादा ठीक लगता है, आंसर सेम आएगा। हाँ, पर लिखने में क्या है, जब लाइंस पैरेलल दी है तो आपको AIA और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी चाहिए ना टेक्निकली, देन ओनली यू विल बी करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल FGE, क्या निकालना है हमको, FGE, एंगल FGE प्लस एंगल GED इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। FGE की वैल्यू हमने z अज्यूम की है, इसकी वैल्यू 126 है, इक्वल टू 180। तो z इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 126, 180 माइनस 126, तो ये आ गया 54 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई आपकी 54 डिग्री। इसको भी हाईलाइट कर दो, आप चाहो तो आंसर्स ओरिजिनल फॉर्म में कि एंगल FGE 54, एंगल दिस इस तरह से भी लिख सकते हो, पर हाईलाइट जरूर करना बेटा, हाँ, कि ये x है, ये y है, ये z है, उससे टीचर को चेक करना आसान होता है, आपका कॉपी अच्छी दिखती है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। वापस से सारे क्वेश्चन फिर से खुद करना विथ ऑल द स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4। इसको देख के याद आया अपन ने क्या किया था, ऐसा एक क्वेश्चन 7th में भी किया है और अभी 9th में हमने उधर एग्जाम्पल्स में किया था। हमको क्या बोला है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और यहाँ से एक ऐसा V बन गया, ये एंगल 110 है, ये एंगल 130, आप ये वाला एंगल बता दो, फाइंड एंगल QRS। यहाँ इन्होंने हिंट दी है, एग्ज़ाम में हिंट नहीं छपेगी, और इनकी हिंट दी है कि पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो ST से, ड्रॉ पैरेलल लाइन थ्रू ST। इन्होंने क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। हाँ, इसको कई तरह से करते हैं, मैं आपको इसके कई तरीके बता दूंगी। एक तरीका इन्होंने क्या बोला है कि R से एक लाइन ड्रॉ करो जो ST के पैरेलल हो। अभी हमें क्या पता है, PQ ST के पैरेलल है और हमने लाइन बनाई ST के पैरेलल, तो तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल। हाँ, इसको हमने सपोज नाम दे दिया MN और कंस्ट्रक्शन की है तो लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन PQ is parallel to ST, एंगल PQR डायग्राम पे बना दिया है तो भी चलता है, एंड एंगल RST इक्वल टू 130। टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल QRS, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन विदाउट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब मैं इसको बाद में जब अलग मेथड से बताऊंगी तो गिवन और टू प्रूव विल बी सेम, टू फाइंड विल बी सेम, सॉल्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन विल चेंज। अभी कंस्ट्रक्शन हम वही कर रहे हैं जो NCERT में हिंट दी है कि क्या दिया है हमको, R से एक लाइन बनानी है पैरेलल टू ST, ड्रॉ MN पासिंग थ्रू R से जाना ज़रूरी है पैरेलल टू ST, या ड्रॉ MN पैरेलल टू ST पासिंग थ्रू R, ज़्यादा अच्छा वही लगेगा ना। इसको यहाँ से ऐसा लिख देते हैं, ड्रॉ MN पैरेलल टू ST,
पासिंग थ्रू आर, आर को टच करके जा रही है, ऐसा नहीं कि मैं नीचे बना दूँ ऊपर बना दूँ, दैट विल बी इनकरेक्ट। वो लाइन उस पॉइंट से जाना चाहिए ताकि हमारा पर्पस सॉल्व हो। अब बेटा यहाँ पर कई ऑप्शन हो सकते हैं, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो और अपने आप करने की कोशिश करो। ये एंगल, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल 130 है, तो ये एंगल आपका कितना आएगा? 50 आएगा कि नहीं आएगा? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये एंगल 50 आ गया। अब हम देखें कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल थी, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ये एंगल ऐसे देखोगे यूं, तो दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 110 है और इसको यदि मैं x बोल दूँ तो x + 50 = 110 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 - 50 मतलब 60। एक तरीका, यहाँ मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया, जितनी कम स्टेप में हो उतना अच्छा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि हम यहाँ पर बोलते ये 110 है, ये एंगल को भी हमने y मान लिया, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो 110 + y = 180 करते, तो y की वैल्यू क्या आती? 180 - 110 दैट इज़ 70 डिग्री आ जाती है y की वैल्यू। तो अब ये एंगल आपका 70 है, ये एंगल 50 है, ये x है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो हम क्या लिखते हैं कि x + y प्लस, इसको यदि हमने z अज्यूम किया होता तो x + y + z = 180। रीज़न क्या होता? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर नहीं लगता, 3 एंगल है, ज़्यादा लंबा होता। हाँ, मैंने पहले जो किया ज़्यादा इजी है, इसलिए आई डोंट प्रेफर दिस। तो आपका ये आया था, x आया है, x निकालना है, x + y है 70 + z 60 z 50, तो 70 + 50 120, तो x क्या हो गया? 180 - 120, तो x की वैल्यू तब भी क्या आई? 60। ठीक है, कोई भी मेथड करो आंसर सेम आएगा। अब हमने ये, मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब ये गिवन, टू प्रूव, टू फाइंड एंड कंस्ट्रक्शन, ये आपने नोट कर ली ना। अब वापस से इसके आगे के स्टेटमेंट आप नोट करो। हमने यहाँ से एक लाइन बना दी है जिसका नाम है MN। हमने इस एंगल को नाम दे रखा है x, इसको दे दिया y, इसको दे दिया z। ठीक, अब आप देखो कि ST is parallel to MN and SR is transversal। यदि हम वही चीज़ें लिखेंगे ढंग से तो क्या होगा? ऐसे लिखना पड़ेगा, therefore y + 130 = 180। रीज़न क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो y की वैल्यू, फिर हमको ऐसा है ना, अब 9th में होना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं कि y = 180 - 130 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके y = 50 डिग्री लिख सकते हो एंड हाईलाइट दिस पोर्शन। ठीक, y आ गया। अब आपको कौन सा अच्छा लगा? मेरे हिसाब से यही अच्छा लगेगा कि आप सीधे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा दो। तो हम क्या लिखेंगे? PQ is parallel to ST and ST is parallel to MN। This implies PQ is parallel to MN। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ऐसे ही लिख दिया हमने। हाँ, या आप ले चाहो तो लिख के स्टेटमेंट और ऐड कर दो, लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 110, ये मैं पूरा ये वाला ले रही हूँ, हाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल PQR, एंगल PQR = एंगल QRN। रीजन क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, स्कूल में पूरा लिख पा रहे हैं तो पूरा लिखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आपका वो किसका पार्ट है? PQR आपका 110 है और QRN क्या है? x + y। तो 110 = x + y हम निकाल चुके हैं 50। तो दिस इम्प्लाइज x = 60 डिग्री। क्वेश्चन ख़त्म। आपको जो निकालना था वो क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है कि वो एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, एक तरीका ये। अब आपको यदि ये नहीं पसंद आया, y तक तो सेम ही है, अब आपको यदि ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या करोगे?
आपके पास दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम इसको निकालें। तो हम लिखते एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180। रीज़न क्या था? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो पी क्यू आर तो 110 है, तो 110 प्लस जेड इक्वल टू 180। तो z इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 180 माइनस 110 ना लिख के डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 70 डिग्री। तो z की वैल्यू 70 आ गई। फिर हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये थोड़ा लंबा है, आई डोंट प्रेफर दिस वन, इसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल है तो उन सबका सम 180 है। 2 होते हैं तो हम लीनियर पेयर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, यहाँ नहीं कर पाएंगे। अब y और z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 50 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 120, उधर ट्रांसपोज हुआ, x इक्वल टू 180 माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर सेम आएगा, आंसर विल नॉट चेंज, इट विल बी सेम इन ऑल द केसेस। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हम कंस्ट्रक्शन ये ना करते, हम कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन कर देते। हम क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते थे कि हमने यहाँ से हमने इस लाइन को ही एक्सटेंड कर दिया। हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते थे? हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते। ये जो लाइन पैरेलल है इसके, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया तो क्या होगा? तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंगल 130 है तो ये वाला एंगल भी 130 होगा, या आप चाहो तो ये वाला एंगल 130 होगा, दोनों ही होंगे, चॉइस आपकी, आप किसी को भी ले सकते हो। ये लोगे तो रीज़न क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको 130 लोगे तो रीज़न क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की, यहाँ पर मेरी कंस्ट्रक्शन चेंज हो गई। गिवन टू फाइंड सेम है, कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? एक्सटेंड पी क्यू टू, इस पॉइंट को m बोल दिया, पी क्यू टू m, एक्सटेंड कर दिया हमने इस पी क्यू लाइन को कहाँ तक? m तक। ठीक, देखो ये एक्सटेंड मैं डॉटेड लाइन से बता सकती हूँ। अरे बनी क्यों नहीं? ये एक्सटेंड कर दिया मैंने। ठीक है, पी क्यू को m तक एक्सटेंड कर दिया। अब देखो कि जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल इतना था, तो ये एंगल भी क्या होगा? 130। यदि आपने ये लिखा, हाँ, इसको कुछ हमने नाम दे दिया m, इस पॉइंट को नाम दे दिया n, तो एंगल टी एस एन इक्वल टू एंगल एम एन आर इक्वल टू 130। रीज़न क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब दूसरा एंगल, और यदि आपको ये नहीं लेना है तो आप इसकी बजाय इसको 130 लोगे, तो आप क्या लिखोगे? एंगल टी एस एन इक्वल टू एंगल एस एन क्यू इक्वल टू 130। वन ऑफ देम यू हैव टू सिलेक्ट। रीज़न क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेसिकली या तो ये 130 आया, ये 130 आया, दोनों में से एक आपने सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपकी मर्जी। बाकी केस सेम रहेगा। अब आप देखो कि ये जो एंगल है इसको तो हमने x ही अज्यूम किया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये रे है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। सेम चीज़ आप इधर अप्लाई कर सकते हो कि इधर से यदि ये निकाला है तो ये स्ट्रेट लाइन, ये रे, इन दोनों का सम 180 है ना। किसी भी एक साइड आप 180 लीनियर पेयर लगा दो, इधर लगा दो, या तो इन दोनों का सम 180, जो भी आपने लिया है उस हिसाब से। तो एक साइड आप लगाओ लीनियर पेयर, किसी भी एक साइड। सपोज मैं इधर लगा रही हूँ तो ये y ले लिया मैंने, तो ये क्या होगा? y प्लस 130। वी विल राइट y प्लस 130 इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया? लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 180 माइनस 130, y आपका आ गया 50। अब y 50 आ गया, हाँ, ये एंगल 50 डिग्री है, ये x है, और हमको ये एंगल पता है कि 110 है। और यदि हम इस एंगल पे ध्यान दें तो ये एंगल कैसा बना है? ये एंगल इस तरह से बना है।
ये एंगल 110 है, ये एंगल 50 है और हमको ये एंगल निकालना है। और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इसकी वैल्यू इस एंगल को छोड़ के इन दोनों के सम के इक्वल है, मतलब x + 50 = 110। रीज़न क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, QNR, RNQ, जो भी तुम लिखना चाहो। तो इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल है, तो इससे भी x की वैल्यू क्या आ गई, 110 - 50 मतलब 60। अब यही चीज़ बेटा आप कहीं भी कर सकते थे। हाँ, अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। आप देखो इस चीज़ को यहाँ भी कर सकते थे, हमने लाइन इधर बनाई है, ये 110 है, हमने इधर लीनियर पेयर लगाया, ये 70 आ गया, तो 70 + x = 130। रीज़न वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल की साइड, ये ट्रायंगल की एक्सटेंडेड साइड। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, बट फिक्स इट टुडे इटसेल्फ। आज की आज एक स्टेप बैक मेथड फाइनल कर दो कि आप किस तरह से करना चाहते हो, एंड जस्ट डू इट ऑलवेज इन द सेम वे। अदरवाइज आप हर बार अलग करोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो आप क्या करो, आप एक मेथड अपनी फिक्स कर लो कि आई विल डू इट दिस वे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जाम में ऐसा थोड़ी बोलेगा यहाँ से पैरेलल लाइन बनाओ या यहाँ से बनाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। वो पूरा आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। तो आपको जो अच्छा लगे वैसा करो, बट द थिंग इज़ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें क्या होगा, लाइंस के नाम बदल जाएंगे, एंगल्स की वैल्यू बदल जाएगी, बट कंसेप्ट विल बी सेम। हाँ, अब आपका ये क्वेश्चन है, इन फिगर इफ़ AB इज़ पैरेलल टू CD। क्या बोला है, AB और CD आपस में पैरेलल हैं, और ये वाला एंगल है 50 डिग्री, ये वाला एंगल है 127। आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालना है। तो आप गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में यही लिखेंगे कि AB इज़ पैरेलल टू CD। गिवन में AB इज़ पैरेलल टू CD। टू फाइंड क्या करना है हमको, x एंड y, और गिवन में आप चाहें तो ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक, अभी x तो देखो कितना आसान दिख रहा है कि लाइन पैरेलल है, यूँ गए यूँ गए यूँ, z बन गया, क्या बन रहा है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम सीधे क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, एंगल APQ, एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR। रीज़न हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इम्प्लाइज 50 = x। एक और एंगल है ना, डिग्री लगाना बेटा, कई स्कूल में टीचर्स डिग्री लगाने के मार्क्स काट लेते हैं कि आपने डिग्री का सिंबल यूज़ नहीं किया। तो x की वैल्यू 50 डिग्री, खत्म, एक पार्ट इतना आसान। अब हम देखें कि हमें y निकालना है, तो y का क्या करें, ये y है, ये 127 है, ये 50 और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है। इधर से देखें, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। हाँ, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे, AB इज़ पैरेलल टू CD। अब चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स में आए तो AB CD के पैरेलल है, एंड PQ इज़ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे अपन ने ट्रांसवर्सल किसको लिया है, PQ को, और यहाँ क्या लेंगे, AB पैरेलल है CD के, ट्रांसवर्सल कौन सा है, PR, एंड PR इज़ ट्रांसवर्सल। तो APR, एंगल APR किसके इक्वल होगा, एंगल PRD के। एंगल PRD, रीज़न क्या हुआ, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पर APR को हम क्या लिख सकते हैं, APQ + QPR। आप चाहो तो यहाँ लिख के शो करो, APQ + QPR इक्वल टू PRD की वैल्यू क्या है, 127। ये तो 50 है और वो y है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 50 + y = 127। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 127 - 50 मतलब 77। तो y आ गया 77 डिग्री, x आ गया 50 डिग्री। सिंपल कंसेप्ट। तो ये एकदम आसान है, आंसर आ गया, इसको हाईलाइट किया, छोड़ दिया, ख़त्म क्वेश्चन। अब इसका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन बचा है, मिरर वाला। लास्ट क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको हिंट देती हूँ, आज आप ट्राई कीजिएगा, कल की नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या बोला है, दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। एक इंसिडेंट रे आई टकराई,
अब टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो गई। पर इस मिरर के लिए क्या हो गई, ये अगेन इंसिडेंट रे, इस पे ये इंसिडेंट रे हो गई, ये टकरा के फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये वाली इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ये प्रूव करना है। और यहाँ पर क्या लगेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज के लिए आपके लिए होमवर्क क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ो कि क्या कैसे लगेगा। आपने 8th में लाइट पढ़ा था, आपके पास 8th की बुक हो तो उसमें ढूंढ के पढ़िए कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या कंस्ट्रक्शन होगी, हाँ कौन से लॉज लगेंगे, वो सब थोड़ा सा स्टडी करो एंड ट्राई योरसेल्फ। और यदि हो जाए तो सबमिट करो होमवर्क। ठीक है, थैंक यू।